टेक्स्ट बुक के आपको कुछ सवाल जो है वो मैथ के मैं ले करके आया हूँ, और वह ऐसे सवाल हैं जो मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल रहते हैं। और अभी आपके सामने जो पहले सवाल है वो सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में है उसका। और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चे क्या करते हैं कि पहले तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद में फिर उसका फॉर्मूले लगाएंगे, तो समय ज़्यादा लग जाता। लेकिन मैं आपको फिगर तो बनाना पड़ेंगे समझने के लिए। जब वैसा कॉन्सेप्ट आपको रेशियो मेथड लगाइएगा तो फिर आपको माइंड में ही बन जाते हैं। अगर कोई मतलब वैसे प्रश्न होते हैं जिसमें आप फिगर नहीं भी बनाइएगा तब भी आपको बन जाएंगे, जब इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिएगा तब। लेकिन अभी समझाने के लिए हमें फिगर बताना पड़ेगा, और यह कॉन्सेप्ट बताएंगे रेशियो मेथड से। एक पुल नदी से 75 मीटर ऊपर है। एक पुल जो है नदी से 75 मीटर ऊपर है। मान लीजिए कि ये नदी है और इससे करा कि 75 मीटर ऊपर एक क्या है, पुल है। ये 75 मीटर एक क्या है, ये पुल है। उसके बाद में कहा गया कि पुल के एक ही तरफ से आने वाली दो नाव पुल पर खड़े एक आदमी की आंख पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है? मतलब यहाँ पर एक नाव यहाँ पर खड़ी है और एक नाव यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और यहाँ पर जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये कहना चाह रहा। अब बताइए कि 60 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो आपसे पूछा गया कि ये दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर बताइए दोनों नावों के अगर बीच की दूरी निकालना चाहिएगा तो दोनों नावों के बीच की दूरी ये 60 डिग्री कितना है, 30 है। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले लगाएं तो बताइए कि क्या इस लाइन से मतलब है? नहीं है, क्योंकि इस लाइन जो है आपको पूछा ही नहीं है, आपको इससे और इससे कनेक्शन है। अब आप बताइए कि इसमें आपका जो इसमें नाव दिया गया उसको भूल जाइए, आप सीधा समझिए कि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में इससे मतलब और इससे मतलब ये आपको लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब आधार किस में आता है? tan में आता है। तो पहले फिर tan 60 लगाएंगे, tan 60 लगाने के बाद में फिर tan 30 लगाएंगे। tan 60 का मान कितना होता है? तो √3 बटा कितना होंगे, 1 होंगे, और tan 30 का मान कितना, 1 बटा √3 होगा। अब यहाँ से देखेंगे कि tan 30 का मान 1 बटा √3 है, मतलब लंब में कितना है, 1, और आधार में कितना, √3। तो यहाँ से लंब कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और आधार बतलाइए यहाँ से लेके पूरा कितना हो जाएंगे, √3 हो जाएगा। कितना, √3। उसके बाद में tan 60 का मान √3 बटा 1 है, मतलब यहाँ पर लंब कितना है, √3, और आधार कितना, 1 है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर tan 60 के करेंगे तो लंब √3 हो रहा है और आधार कितना हो रहा, 1 हो रहा। लेकिन अब जरा सोचिए कि रेशियो मेथड में ये जो लंबाई है ये दोनों में तो समान होना चाहिए। एक जगह √3 एक जगह 1 है, यही दोनों को बराबर करना है। और हर हाई एंड डिस्टेंस में ऐसा फिगर बनाइएगा ना तो कोई एक लाइन आपको सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों बताइए 60 डिग्री 30 डिग्री में ये दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। अब रेशियो बराबर करने के लिए कोई √3 करेगा, कोई 1 करेगा, तो सबसे बढ़िया कि √3 कर दो गुना करके। अब इसका कनेक्शन कहाँ था, यहाँ से, तो √3 हो जाएगा। अब बताइए √3 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप बताइए कि टोटल वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और ये 1 है, तो बताइए कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बस नियत का तुलना नियत से कर दीजिए। यहाँ पर कहा गया कि टोटल जो मान यहाँ पर है वो कितना है, 75 है लंबाई। हम लोग कहेंगे तो कितना, √3 है। आपसे पूछा गया दोनों बताइए बीच की दूरी कितना होंगे, 2 से गुना। अब इसको करेंगे तो √3 से यहाँ गुना कर दीजिए और √3 से नीचे गुना कर दीजिए, तो ये 3 से कट जाएंगे कितना बार में, 25 बार में, और 25 दूना कितना, 50, √3 आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। ये मेथड उसी को समझ में आएंगे, रेशियो मेथड, जो किसका होंगे, इस कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा तभी समझ में आएंगे, नहीं तो फिर ये आपका मेथड समझ में नहीं आएंगे। फिर आपको क्या करेगा, पूरा आप लिखिएगा tan 30 बराबर लंब बटा आधार, फिर ये भी बटा CD, तब जाकर क्या बनाइएगा, तो बात वही आएगा। लेकिन इसको रेशियो मेथड से क्लियर करिएगा तो बहुत कम समय लगेंगे आपको। एक हायर डिस्टेंस और है आपका, जब सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाती है तो खंभे की परछाई की लंबाई 12 मीटर कम हो जाती है। जब सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण, जब सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण मतलब कह रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, क्या है, सूर्य यहाँ पर, और सूर्य के कह रहा कि इसका उन्नयन कोण कर रहा। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण तो आपको पता होना चाहिए ना। कह रहा कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कितना कर रहा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री था और उसके बाद में फिर कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो खंबे की परछाई की लंबाई 12 मीटर कम हो जाती है। 12 मीटर क्या होती है, कम हो जाती है। खंबे की परछाई की लंबाई 12 मीटर कम हो जाती है। तो खंबे की ऊंचाई क्या, मतलब पहले जो खंबे की लंबाई यहाँ पर था, कितना, यहाँ पर था, यहाँ पर था, उसके बाद में फिर कम हो गया। इसका मतलब है कि 30 डिग्री से 45, मतलब यहाँ पर पहले मान 30 होगा
उसके बाद में फिर कितना होगा, 45 होगा। ये कह रहा है कि एक सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदलने के बाद में खंभे की परछाई की लंबाई 12 मीटर कम हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले 30 डिग्री था, उसके बाद में लंबाई कम गया, तो उधर थोड़ी गया, इसके पीछे आया होगा। अब इसके पीछे होगा 30 यहाँ, तो 45 यहाँ होगा। इसका मतलब है कि 12 मीटर क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका मान दिया हुआ, ये 12 मीटर पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ। तो आपसे पूछा गया खंभे की ऊंचाई, इसकी पूछाया गया कि बताइए इस खंभे की ऊंचाई कितना होगा। यही एक खंभा है, कौन सा ही खंभा। अब बताइए कि यहाँ पर अगर रेशियो मेथड चले तो ये 30 डिग्री है, फिर tan लगाएंगे इस लाइन से, कोई मतलब नहीं है करने से, तो tan लगाएंगे तो tan 30 का मान 1/√3, यहाँ मतलब 1 होंगे, तो यहाँ से लेके वहाँ तक कितना होंगे, √3 होगा। उसके बाद में 45 है, तो 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 का मतलब ये भी 1 होगा, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए दोनों जगह समान है कि नहीं, बिल्कुल समान है, तो इसको समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब कहा 12 मीटर कम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू √3 है, और एक कम करेंगे तो बताइए रेशियो में वैल्यू कितना आएगा, √3 - 1 आएगा। किताब कहा कि 12 कम होता है, हम लोग कहेंगे तो √3 माइनस कितना, 1। यहाँ का वैल्यू निकालना कितना से गुना, 1 से। अब इसको सोल्व करेंगे तो √3 - 1 है, इसको संयुग्मी से गुना करेंगे तो √3 + 1 होगा, और नीचे भी कितना, √3 + 1। नीचे a + b × a - b आएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर में कितना रहेंगे, √3 + 1 रहेगा। ये 2 × 6 = 12 कट जाएंगे, यानी आपको गुना करना है 6 × √3 + कितना, 1 से। √3 + 1 का मान होता है, √3 का मान 1.73, तो इसका जोड़िएगा तो कितना होगा, 2.73 होगा, और गुने कितना, 6 होगा। यानी आप गुना करिएगा तो 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42, 1 × 43, और 6 × 2 = 12, 4 कितना, 16, यानी 16 पॉइंट, और 3 को आप 4 पढ़ सकते हैं क्योंकि आगे 8 है, तो 16.4 लमसम में होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, ए में है। तो ए मेथड उसी को समझ में आएंगे जो इस मेथड से पढ़ा होगा, क्योंकि हम 1-2 प्रश्न से आपको क्लियर नहीं कर सकते हैं। और अगर इस मेथड को आप समझ लिए तो फिगर नहीं भी बनाइएगा तो डायरेक्ट हम माइंड में कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि ए मेथड हमें पता था कि इतना आएगा ही आएगा वो, तो डायरेक्ट हम इस चीज़ को करते हैं, और मात्र कम से कम तो 1 मिनट के अंदर में सोल्व कर देते हैं। लेकिन अभी आपको ई मेथड से अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है रेशियो मेथड ही। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि देखिए प्रश्न पूछने की टेंडेंसी न चेंज हो गया। देखिए इस तरह से कैसे पूछा गया है, मतलब कि एक तरह से रीजनिंग का प्रश्न कहिए या कोई भी चीज़ का कहिए, कारण निम्नलिखित में कथनों में 2 इस प्रकार से संबंधित है कि दूसरे का खंडन करता, वह कथन कौन से हैं, सही कूट का चयन करिए। अब ऐसे प्रश्न नए नए आपको एग्जाम में बन सकते हैं, लेकिन आपको माइंड लगाना है कि कहना क्या चाह रहा, मतलब कि कहना चाह रहा है कि नीचे कथन जो दिया हुआ है और आपको कथन जो दिया हुआ है, इसमें पहला कथन आपको उठाना है कि पहला कथन में क्या कह रहा, सभी महिलाएं पुरुष है, सभी महिलाएं मान लेते हैं महिलाएं हैं, और सभी महिलाएं कह रहा है कि क्या है, पुरुष है। बस इसी लाइन को आपको, जो आपको इसमें कौन खंडन कर रहा है ये आपको सोचना है। सभी महिलाएं पुरुष के बराबर है। अब ऑप्शन बी, सी और डी पढ़ना है, मतलब ई जो कहा गया ऑप्शन ए में कर रहे हैं, जो कथन ए में कहा गया इसको खंडन कौन कौन ऑप्शन कर रहा, बी कर रहा, सी कर रहा, डी कर रहा, कौन कौन। खंडन कहने का मतलब इसको गलत कहना, सही नहीं कहना, गलत कहना। अब आते हैं बी में, कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर है, कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर है, इसका मतलब सही है ना, ये खंडन थोड़ी कर रहा है आपको। खंडन कहने का मतलब जो आप कह रहे हैं उसको गलत कहते तो खंडन हो गया आपको। तो अब बताइए कि कुछ महिलाएं पुरुष है, बिल्कुल सही है, जब सभी है तो उसमें कुछ आएगा ना, इसका मतलब बी वाला जो है वो खंडन नहीं है। सी वाला आते हैं, कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं है, कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं, इसका मतलब बताओ बाबू, जब सभी महिला पुरुष है तो ये कह रहा है कुछ महिला पुरुष के बराबर नहीं है। जब सभी महिला पुरुष है तो फिर कुछ महिला पुरुष के बराबर नहीं है कहाँ से आएगा। और ऐसे भी पॉजिटिव सेंस है तो नेगेटिव सेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए वाला का खंडन कौन कर रहा, बी कर रहा है। मतलब एक होगा कि ए का खंडन कौन कर रहा, बी कर रहा, तो एक सेट तो ई बनेगा कि ए का खंडन बी कर रहा, सॉरी सी कर रहा, कौन सा सी कर रहा, कौन सा सी कर रहा, एक का खंडन कौन कर रहा, सी कर रहा।
डी में आता है, कोई महिला पुरुष के बराबर नहीं है। कोई महिला पुरुष के बराबर नहीं है। जब महिला सभी महिला पुरुष है तो फिर इसमें भी बताइए, अगर दिमाग लगाइएगा तो पॉजिटिव सेंस है तो नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब एक का बताइए खंडन कौन कर रहा है, डी भी कर रहा है। तो जिसमें ये ऑप्शन रहेगा एक का खंडन सी, एक का खंडन डी, वो सही होंगे। वो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 4 में दिया हुआ। तो ये रीजनिंग के टाइप पर ये प्रश्न है, लेकिन पूछने के तरीके क्या अलग है। तो आपको दिमाग लाना है कि ऐसे प्रश्न भी अगर नए नए एग्जाम में बने हैं तो आपको दिमाग से बनाना कि कहना क्या चाह रहा। अगले चलें, इसी टाइप पर एक प्रश्न और होंगे। अगला प्रश्न करा, कुछ पुजारी चालक है, बस ए वाला आपको पकड़ना। कथन जो ए नंबर में कह रहा उसको कहना, करा कि कुछ पुजारी चालक है। ये वाला क्या कह रहा है, कुछ पुजारी चालक है। कुछ पुजारी क्या है, चालक है। ये पुजारी है और ये क्या है, चालक है। तो कुछ पुजारी चालक है, सही है। अब खंडन कौन करेगा इसको देखते हैं। कोई पुजारी चालक नहीं है। कोई पुजारी चालक नहीं है। बताओ बाबू, कोई पुजारी चालक नहीं है। कोई पुजारी, इसमें कहा गया है आपको कि दोनों सत्य हो सकते हैं, हालांकि वे दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं। वे कौन से हैं, सही कूट का चयन करिए। निम्नलिखित कथनों में से दो इस तरह से संबंधित है कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं, हालांकि वे दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं। वे कौन से कथन सही है? तो इसमें आपको देखना है कि वैसे कथन जो चुनना है वो सत्य हो सकते हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकते हैं। उसको पूछने के तरीके अलग था, गलत वाला, इसको सत्य वाला। अब आते हैं, कोई पुजारी चालक नहीं है। बताओ बाबू, कुछ पुजारी चालक है तो इसमें कोई कहाँ से आ जाएगा? कुछ पुजारी चालक है ना, तो कह रहा कोई पुजारी चालक नहीं है, इसका मतलब गलत, असत्य कह रहा, लेकिन आपको चुनना सत्य वाला। इसका मतलब ए के साथ में बी वाला नहीं आएगा। सभी पुजारी चालक है, कहाँ से सभी पुजारी चालक आ जाएगा? कुछ पुजारी चालक है तो सभी कहाँ से आएगा, यानी सी वाला भी नहीं होगा। कुछ पुजारी चालक नहीं है, हाँ ये सही कह रहा सतन, इसमें सही वाला चुनना, और पिछले वाले प्रश्न में गलत वाला कथन खंडन कर रहा था वो आपको चुनना था। कुछ पुजारी चालक है, इसका मतलब है कि कुछ पुजारी चालक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, मतलब ए का कौन सा, डी सही है। मतलब ये दोनों जो जोड़ा है ए का डी का सही कह रहा है, सत्य कह रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होंगे, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको नए नए प्रश्नों के लिए क्या करना है कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी नए प्रश्न रहते हैं आपको वहाँ पर। आपको ये जरूरी नहीं कि आप जो पढ़े हैं वही चीज़ रहेंगे वही, लेकिन पूछने के तरीके क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगला 12 नीली गेंद, 15 हरी गेंद और 21 काली गेंद है। 12 कह रहा कि नीली गेंद है, उसके बाद में कह रहा कि 15 हरी गेंद है और उसके बाद में 21 काली गेंद है। 21 क्या, काली गेंद। और उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के गेंद समान हो। तो यहाँ से पढ़ने के बाद में डायरेक्ट हमें पता चल गया कि एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ होते हैं सभी में समान होना चाहिए। ऐसा होने के लिए आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? अब देखिए लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया प्रश्न को। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो बताइए 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। अब आपको ये नहीं पूछा है कि बताइए पंक्ति में एक ही प्रकार के गेंद समान संख्या में, तो यही आंसर होता, लेकिन आगे पूछा ऐसे कितने पंक्ति होंगे। तो पंक्ति निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 12 बताइए नीली गेंद में 3 अगर बनेगा एगो में, तो ऐसे ऐसे कितनी पंक्ति बनेगा, 4 पंक्ति। उसके बाद में 15 हरी गेंद है और एक पंक्ति में 3 गो, तो कितने पंक्ति, 5 गो। 21 है, 21 में बताइए एक पंक्ति में 3 गो, तो कितने पंक्ति, 7 गो। अब सबको जोड़ दीजिए, 7, 5, 12, 4 कितना होंगे, 16। यानी टोटल 16 पंक्ति तैयार होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं और 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं और 15 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दूध तीनों पीते हैं। मतलब इसमें 3 कंपोनेंट आ रहा है। तो आप पहले प्रश्न को पूरा पढ़ लेना, तब तो आपको डायग्राम बनाने में अच्छा होंगे। मतलब इसमें 3 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, 2 गो और इसके बाद में 3 गो। जब 3 गो होता है तो इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, मतलब एक कॉफ़ी का डायग्राम कर दीजिए, उसके बाद में चाय का कर दीजिए और एक इसका दूध का कर दीजिए। अब कह रहा 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी, तो केवल कॉफ़ी का डायग्राम ही होगा, ये केवल कॉफ़ी पी रहा है।
40 व्यक्ति केवल चाय, तो 40 व्यक्ति केवल चाय हो जाएगा। उसके बाद में 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी 25 यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, तो यहाँ होगा। और 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों, 15 को तीनों पी रहा। तो आपसे पूछा गया लास्ट में क्या, दूध चाय और कॉफ़ी तीनों पीने वाले की तुलना में केवल कॉफ़ी पीने वाले, तो बताओ बाबू केवल कॉफ़ी कहाँ पूछ रहा, तो केवल कॉफ़ी 30 गो है। उसके बाद में दूध चाय और कॉफ़ी तो कितने हैं, 15 गो है। दूध चाय और कॉफ़ी कितना, 15 गो, जो तीनों है वही ना। अब इसमें बताइए, आपसे कहा जा रहा कि बताइए ऑप्शन के हिसाब से देखें, संख्या अगर इसको घटाते तो 15 क्या है, 15 ज़्यादा होता, 15 अधिक होता। केवल कॉफ़ी 30 गो है, तीनों 15 है, तो अधिक कितना है, 15 गो अधिक है, मतलब 15 ज़्यादा है। और ऑप्शन में आपको कहाँ है, 15 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर कहाँ होंगे, डी होंगे। माने 15 15 30 करेंगे ना, तो आपको डायग्राम नहीं भी बनाते तो बन जाता, लेकिन आपको डायग्राम से क्लियर होंगे कि तीनों कितना है, तो 15 गो। कॉफ़ी केवल कितना, 30 गो। कितना अधिक पूछ रहा है, तो 15 गो अधिक है। और यही ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि बाई का x% 150 है, बाई का x% कितना है, बाई का x% कितना है, 150 है। उसके बाद में जेड का बाई प्रतिशत जो है, जेड का बाई प्रतिशत 300 है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स और जेड के बीच में संबंध क्या। ऐसे प्रश्न एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं, आप किसी भी प्रकार का, क्योंकि इसका है रेस आपका परसेंटेज का लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ। बाई का x% 150, पहले यहाँ से निकालते हैं कि क्या लिख सकते हैं, बाई गुने x बटा कितना 100 और बराबर कितना 150, परसेंटेज हटाएंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड गुना बाई बटा कितना 100 और बराबर कितना 300। अब आप जरा सोचिए कि इसको हम क्या करें, इस लाइन को क्या करें कि दोनों में संबंध निकल जाए। इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि दोनों में संबंध निकल जाए। दोनों को क्या करें, तो कहिएगा अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो बिल्कुल संबंध निकल जाएंगे। तो दोनों का डिवाइड करने पर 150 बटा कितना 300, संबंध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और यहाँ पर कितना होंगे, बाई एक्स बाई ऊपर में कितना 100 और नीचे कितना होंगे, जेड बाई बटा कितना 300, जेड बाई बटा कितना 300, जेड वाई बटा कितना 300। इस संबंध पूछा जा रहा। आइए सोल्व करते हैं इसको। तो एक्स वाई बटा 100 करेंगे, एक्स वाई बटा अगर 100 करेंगे, जेड वाई बटा कितना होगा 100 होगा, ये ना परसेंट हज़ार। एक फिर से एक बार देख लीजिए, 1 मिनट करा है। एक्स बाई का x% 150 है, बाई का x% कितना है 150 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई बटा 100 और बराबर कितना 150। उसके बाद में कह रहा है कि जेड का 22% जो है, मतलब जेड गुने बाई बटा 100 करेंगे तो कितना होगा 300 होगा, यही ना होगा। अभी दोनों में रिलेशन पूछा जा रहा है एक्स और जेड में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा तभी रिलेशन आएगा। अगर पूछता जेड प्लस बाई में रिलेशन क्या, जेड प्लस बाई का, तो इसके बाद दोनों को जोड़ना पड़ता, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा तभी जाकर के कुछ कटेगा। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्स बाई बटा 100 और फिर इसमें डिवाइड करेंगे जेड बाई बटा कितना 100 से, और इधर होगा 150, इधर होगा कितना 300। ये तो 1.5 दूना 300 कट जाएंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, मतलब आएगा एक्स बाई ऊपर रहेगा और जेड वाई कहाँ रहेगा नीचे, अब बराबर कितना 1/2 होगा। बाई से बाई कट जाएगा, मतलब आएगा एक्स बटा जेड बराबर कितना 1/2 आएगा। यानी जेड बराबर कितना होगा 2x भी कह सकते हैं। ऑप्शन में देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, तो इसका जो ऑप्शन होंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ बराबर जेड बराबर 2x। अरे बाबू यहाँ जो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है जेड बराबर x/2 लिखा हुआ, कहाँ से आएगा जेड बराबर x/2। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। या तो संबंध ई रहता तो हो जाता, या तो ई रहता तो होता, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। तो इसका जो आंसर होंगे वो कौन सा होंगे, 5 नंबर होंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या के वर्ग के ऊपर व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखिए मतलब सीधा वर्ग का रहा, तो देखिए ऐसे 3 गो आपको संख्या है 2 3 7 8, आपको याद रखना 2 3 7 8। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये तीनों में चारों में से कोई आ जाए, 2 आ जाए
3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, इसके पहले क्या लिखा हुआ कुछ मतलब नहीं है। अगर ये लास्ट में संख्या रहेगा तो इसका वर्ग नहीं हो सकता है, यानी सीधा कह सकते हैं अगर वर्गमूल भी इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन लास्ट में देखिए 2 किस में ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, 2 है, मतलब कि इस संख्या का आप वर्ग नहीं कर सकते हैं। तब वर्ग नहीं है तो वर्गमूल भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों पूछता है, वर्ग वाला भी या वर्गमूल वाला भी। तो जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा उसका आप वर्ग भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उस संख्या किसी का वर्ग भी नहीं होगा और उसका वर्गमूल भी आप नहीं निकाल सकते हैं। अगला है बहुपद 9x² माइनस 4 के शून्यक। 9x² माइनस 4 के शून्यक, शून्य का मतलब 0 कर दीजिए बराबर, इसी को सोल्व करिए। 9x² बराबर कितना 4, x² बराबर कितना 4/9। x का मान निकालिएगा तो 4/9 प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर था तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर, एक प्लस में कहाँ माइनस में। तो x बार का एक मान होगा 2/3 होगा प्लस में, और एक x का मान होगा -2/3 होगा माइनस में होगा। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिया हुआ। तो इस तरफ जो आपको पढ़े होंगे वो 10th क्लास में इस तरह से आपका होगा, वही चीज़ इसमें आपको डाल दिया गया। अगला है x - 3 बराबर 0। कौन सा x - 3 बराबर 0 है। और आपको देखिए पूछने के तरीके क्या कह रहा है, x² - 3x² प्लस 82 का इकाई अंक क्या है। आप कहिएगा ऐसा प्रश्न तो पढ़े नहीं है, बताइए x का मान कितना आएगा 3। अब मान रखिए 3 का स्क्वायर, और 3 गुने कितना होगा, एक क्यू है ना, हाँ ये क्यू है, 3 का क्यू होगा प्लस कितना 82 होगा। ये कितना होगा 9, और 3 × 9 = 27 × 81, और प्लस कितना 82 होगा। अब इसको कितना लिख सकते हैं, तो 82 9 को जोड़ भी दे सकते हैं तो कितना होगा 91, और 91 में से 81 घटाइएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, और इधर से 1 आएगा। इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0 कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होंगे, डी होंगे। तो पूछने के तरीके देखिए प्रश्न में किस तरह से इकाई अंक पूछा। अगला, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक वृत्त का जो परिमाप है एक वर्ग के परिमाप के क्या है बराबर है। वृत्त की परिधि होती है उसी को परिमाप कहते हैं, जिस चीज का वृत्त की परिधि कहते हैं उसी को आप कह सकते हैं कौन सा, परिमाप कह सकते हैं। और ये दोनों का आपस में क्या है, बराबर कह रहा। तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होंगे, 2π क्या होगा, r होगा। अब वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, भुजा को a मान लेते हैं। अब आप बताइए कि इसमें आप अगर रिलेशन निकालिएगा 2 गुने 22/7 गुने r निकालेंगे तो 4 गुने वहाँ लिख दीजिए। और आपसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका त्रिज्या पता चल जाए, इसकी भुजा पता चल जाए। एक कटेगा 2 दूना 4 और 11 दूना कितना 22, मतलब 11r बराबर कितना हो गया 7a। यहाँ से निकाल सकते हैं r अनुपात a बराबर कितना 7/11। अब आपको क्षेत्रफल पूछा गया कि बताइए इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल से क्या, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होंगे πr², तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना इसका है 7 गुने 7। फिर उसके बाद तो इसका भुजा स्क्वायर होता है तो 11 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये 7 से 7 कट जाएंगे, और 22 गुने कितना 7, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। या 11 को आप 2 बार लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 दूना कितना 22, 7 दूना कितना 14, अनुपात कितना होंगे 11 हो गए। और ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिया हूँ। तो ऐसे प्रश्न तो है छोटा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह से बनेंगे। अगला है a/b के पावर x माइनस कितना है 1 है, और b/a के पावर कितना है x - 3 है। आपसे पूछा गया कि बताइए x का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या किसी एक को चेंज कर दे, जैसे a/b है तो इसको a/b रह दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, x - 1। इसको a/b करेंगे तो अंदर बदलेंगे, तो अंदर जैसे ही बदलेंगे तो बाहर माइनस लग जाएगा, ऊपर पावर। अंदर जैसे इसको चेंज करिएगा तो ऊपर में पावर पर माइनस पड़ जाएगा। अब बताइए a/b से कट जाएगा, ये x - 1 हो जाएगा, इसको माइनस जैसे ही करेंगे तो -x प्लस क्या होगा 3 होगा, ये इधर आएगा तो 2x बराबर कितना होंगे 4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, x का मान कितना होंगे 2 होंगे। x का मान 2 ऑप्शन में कहाँ 3 में दिया हुआ। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न जो वही बच्चे बनाएंगे जो मतलब कि आपका रेशियो में एक होता है चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, वही, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि उसको निकालते कैसे, कितना फार्मूले डायरेक्ट आते हैं, लेकिन उस फार्मूले को आप निकालते कैसे हैं, अगर उस चीज़ को जानिएगा तभी बना पाइएगा। करा निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जैसा कि 3/11 का 5/9 से है। अब कहेगा इसमें मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती सब तो पूछा नहीं है, ये नहीं पूछ करके प्रश्न को चेंज करके उसी टाइप पर है। मतलब कह रहा निम्न में से किस भिन्न का, तो किस भिन्न का मतलब x कर देते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का मतलब x,
इस भिन्न के साथ में x/27 का है रिलेशन। और बताइए जिसका इसका रिलेशन जैसा है वैसा रिलेशन किसका कह रहा, वैसा रिलेशन 3/11 से किसका कह रहा, 5/9 से। ये अगर आप तैयार कर देते तो फिर आपका प्रश्न बन जाता। अब बताइए फिर सुन लीजिए, किस भिन्न का मतलब x 1/27 के साथ वही अनुपात है, तो वही अनुपात के मतलब बीच में बराबर को मतलब समानुपात कर सकते हैं, जो 3/11 का कितना 5/9 से। अब इसका होता है कि अंदर वाला अंदर से गुना, बाहर वाला कहाँ होता है बाहर से। x गुने 5/9 बराबर 1/27 गुने कितना 3/11। कटता तो काट सकते हैं, 9 या 27 कट जाएगा, 11 बचे कितना 55, और ये होगा कितना 3 होगा। यानी आप यहाँ से निकालिएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी x बराबर 1 बटा कितना होंगे 55 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में दिया हुआ। अगला कह रहा है एक सब्जी विक्रेता, ही तो बन जाएंगे, इसमें तो आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा और बन जाएंगे। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता के पास में कुछ सेब थे, तो मत लीजिए 100% सेब था, 50% सेब बेचता और अभी भी उसके पास में 650 सेब शेष है। तो बताइए टोटल 100 रहेगा, 50 बेच देगा तो 50 बचेगा, 650 का तुलना 50 से। मूल रूप से उसके पास में कितने सेब थे, तो 100 से गुना, काट छट करिएगा, इसका कितना आएंगे 1300 आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आपका इस प्रश्नों को आपको बनाना है। और जो भी प्रश्न अभी बताए हैं सब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मतलब जैसे आप भिन्न वाला बताएं वो भिन्न वाले आपको क्या थे मध्यानुपाती तृतीयानुपाती न पूछ करके थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया गया। और हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होते हैं कि अगर आप फिगर बना लेते हैं तो एक तो उसमें टाइम जाएगा, फिर उसके बाद में पूरा फार्मूला लगाइएगा उसमें टाइम जाएगा। तो उसके लिए क्या है, आप फिगर बनाएगा, फिगर तो बनाना पड़ेंगे, अब उसी फिगर में आपको रेशियो मेथड से बनाना है, अलग से कुछ नहीं करना, वो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में उस तरह से बनाना है। और वो वही बनाएंगे जो उस मेथड से पहले एक बार कम से कम 50-60 प्रश्न बना लेंगे उस चैप्टर से, तभी वो फिर आएगा एग्जाम में। तो आप बिना फिगर से भी बना सकते हैं। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।